वेलकम एवरीवन। आपका इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। आज हम आए एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ एक नए टॉपिक के लिए। हमारा आज का टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस कि कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन से। हेलो, वेलकम डॉक्टर डिम्पल। थैंक यू जी। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फाइन, बढ़िया। एक सेकेंड, हम डॉक्टर समीक्षा भी आ जाए फिर यस। हम स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो जी, हेलो। कैसे हैं डॉक्टर सरन? गुड, हाउ आर यू डॉक्टर डिम्पल? आई एम गुड, आई एम गुड। आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करा है। बिल्कुल। आई होप जो लोग सर्जरी की तरफ भागते हैं उनको समझ में आएगा आज। तभी तो हमने अपने लिखवा रखा है कि से नो टू सर्जरी। वेरी गुड। वाई ऑपरेशन, वाई नॉट होम्योपैथी? बिल्कुल। डॉक्टर समीक्षा इज इनविजिबल। वो ज्वाइन समीक्षा नहीं कर पा रही हैं। वाचिंग दिस लाइव। यस, अब हो गए सारे। हाँ, अब दिख रहे हैं ना हाँ सारे? जी, हाँ जी। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। या नमस्ते एवरीवन। आज होम्योपैथी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो आप अपने हमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। डॉक्टर डिम्पल सबका आंसर करेंगी। और आज जानिए कि टॉन्सिलाइटिस और होम्योपैथी कैसे सक्सेसफुली ट्रीट करती है। चलिए पहले डॉक्टर डिम्पल का स्वागत कर लेते हैं। वी आर ऑनर टू होस्ट द वाइब्रेंट एंड डायनामिक डॉक्टर डिम्पल तलवार। She is BHMS and MRMS, Diploma in Acupressure Therapy, Diploma in Facial Aesthetic and Cosmetology. A true blend of science, skill and soulful healing. Welcome, Dr. Dimple. थैंक यू, थैंक यू। चलो, वेलकम डॉक्टर डिम्पल। जैसा कि आज का आपका टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस, तो सबसे पहले तो ये बता दो कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, सिंपल नाम भाषा में। जो टॉन्सिलाइटिस है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। टॉन्सिल्स जो होते हैं, दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे गले के अंदर। तो नॉर्मली जो टॉन्सिल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस कोई भी इन्फेक्ट करता है हमारे मुंह के थ्रू या हमारे नाक के थ्रू, वो हमारी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको ये ट्रैप कर लेते हैं। ओके। और जब इन टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, तो इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। मींस टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होना, दिस इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस। ठीक है। तो नॉर्मली ये इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं हमारी बॉडी को सेव करने का। उसके टाइप्स भी होते हैं, इसके एक्यूट एंड क्रॉनिक। वो क्या यस रहते हैं, एक्यूट में क्या रहता है, क्रॉनिक में क्या रहता है? यस मैम, टॉन्सिल्स जो होते हैं टू टाइप्स के हम कंसिडर करते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। देखो, जो एक्यूट होता है उसमें भी कई टाइप्स होती हैं, जैसे कि पेरेन्काइमल होता है, या फॉलिकल्स होता है, या मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होता है। तो ये इसको हम आगे कंसिडर कर लेते हैं एक्यूट और क्रॉनिक में। क्रॉनिक में। अच्छा, ओके। जैसे एक्यूट में ये रहा कि थोड़े दिन के लिए जो इन्फेक्शन रहा और थोड़े दिन में ठीक हो गया, वो एक्यूट के एक्यूट अंदर आ गया। केसेस में ऐसा होता है कि अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो वो रिकवर हो जाता है विद इन 5 to 7 डेज। ओके। और जो क्रॉनिक होता क्रॉनिक में। है उसमें इन्फेक्शन बार बार होता है और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है। एक्यूट केस में रिकवरी फास्ट होती है, क्रॉनिक में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू।
इनके कॉजेज क्या होते हैं वैसे टॉन्सिलाइटिस के? देखिए मैम, कॉजेज वैसे ये यूजुअली जो होते हैं कॉजेज, अगर पेशेंट सडनली चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, जब बहुत कोल्ड वेदर है बाहर, या फिर रेनी सीजन में ये फ्लेयर अप करते हैं। और इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया या वायरस की वजह से या अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, तो टॉन्सिल्स में इसलिए इन्फेक्शन होता है। स्पेशली पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और जो एकदम सडनली चेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ठीक है, मतलब ये प्रिवेंशन में आ गया कि उसका यस। अवॉइडेंस भी हमारे को उसमें रखनी चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन भी आपने बता दिया। इसका हाइजीन में कैसे हम लोग इसका हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपना, कि ताकि ये प्रिवेंट हो सके? हाँ मैम, टॉन्सिल जो होता है यूजली अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है। इसका ध्यान रखना चाहिए पर्सनल हाइजीन का। जैसे यूजुअली जब बच्चों में होता है, बच्चों को बताना चाहिए कि वो खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, और जो अपना स्पेशली वाटर बॉटल है या स्पून है वो किसी के साथ शेयर नहीं करें। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, बार बार मुंह में हाथ नहीं डालें। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर सोनिया, आपने कुछ पूछना है? अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पर कि होम्योपैथी के साथ टॉन्सिलाइटिस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक या मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, टॉन्सिलाइटिस का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हमारी होम्योपैथी में। अगर हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं इसका, और आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो आपकी जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी अगर बहुत अच्छी हो, तो इसमें क्या होता है, सर्जरी की भी नौबत नहीं आती। यूजली जो लोग होते हैं टॉन्सिलाइटिस में होता है कि चलो टॉन्सिलेक्टमी करा लेते हैं, सर्जरी हो गई तो टॉन्सिल्स का केस खत्म हो गया। लेकिन होम्योपैथिक में इतनी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि इसके टॉन्सिल्स को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर इनिशियल स्टेज में हमारे पास पेशेंट आ गया, एक्यूट केस है, तो हम उसको, हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं जो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं, तो बहुत ही जल्दी इफेक्ट करती हैं और बहुत ही जल्दी हमें रिजल्ट मिलते हैं। और अगर क्रॉनिक पेशेंट है टॉन्सिलाइटिस का, बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है, टॉन्सिल्स उसके बार बार हो रहे हैं, तब हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं, उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने की दवाई देते हैं, जिससे क्या उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। और उसको, अगर हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो बहुत ही जल्दी रिकवर करते हैं क्रॉनिक केसेस में भी। और इसका 100% ट्रीटमेंट है। आपको, अगर आप बहुत अच्छे से हम उसको ट्रीट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी अच्छे से करते हैं, तो पेशेंट को सर्जरी की नौबत या एंटीबायोटिक की नौबत नहीं आएगी। वो विद होम्योपैथिक मेडिसिन 100% क्योर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया आपने कि हर केस में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन जरूरी नहीं है, ना ही एंटीबायोटिक्स के कोर्स इतने जरूरी हैं। तो टॉन्सिलाइटिस कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा होता है, बच्चों में या बड़ों में भी हो सकता है? यूजली डॉक्टर समीक्षा, ऐसा होता है कि जो टॉन्सिल्स होते हैं मोस्टली हम देखते हैं कि जो 2 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं ना, उनमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है। पर ये अडल्ट में भी होता है। बच्चों में इसलिए ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनका पर्सनल हाइजीन का ध्यान कम रखते हैं बच्चे। कभी मुंह में हाथ डाल लिया या कभी कुछ मुंह में डाल लिया, जो इसका बैक्टीरिया वायरस है वो मुंह के थ्रू ही जाता है टॉन्सिल्स में। और बच्चों की इम्यूनिटी कम होने के कारण बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। तो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो 2 से 15 साल तक के बच्चे आते हैं, और उनके पेरेंट्स आके बताते हैं कि बच्चे को टॉन्सिल्स हैं। वो कैसे बताएंगे कि टॉन्सिल्स हैं, कि पेशेंट को गले में दर्द है, वो रिफ्यूज करता है फूड के लिए या कुछ ड्रिंक लेने के लिए मना करता है, और साथ में कई बार पेशेंट को फीवर भी होता है। तो यूजुअली छोटे बच्चों में ये कंप्लेंट्स आती हैं। थैंक यू। बाकी सीजन चेंज या वेदर का भी इसका रहता है, इसका इफेक्ट, कि उसकी वजह से भी टॉन्सिल्स हो रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल। जो अगर सडनली चेंज ऑफ टेम्परेचर, मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम बाहर से आए हैं, एकदम धूप है बाहर, अंदर हमारा एसी चल रहा है, सडनली चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी ये टॉन्सिल्स फ्लेयर करते हैं। बाहर से आके हमने ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, जो ट्रिगर फैक्टर होता है टॉन्सिल्स के लिए। ठीक है। रेनी सीजन में भी टॉन्सिल्स के हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं। और जब ठंड होती है, ठंडे सीजन में
भी टॉन्सिल्स के केसेस आते हैं, क्योंकि जो ठंड है, टॉन्सिल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये फर्स्ट इम्यूनिटी सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो सबसे पहले यही इफेक्टेड होता है, ठंड में भी, रेनी सीजन में भी, और सडनली चेंज ऑफ टेम्परेचर में भी। तो इसमें कुछ हमारे को खाने का भी कुछ देखना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं, बच्चों को एडवाइस क्या करना चाहिए खाने के लिए? डेफिनेट मैम, खाने का भी इसके साथ बहुत बड़ा लिंक है। अगर किसी को टॉन्सिल्स है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि यू हैव टू टेक द ल्यूक वार्म वाटर, और सेमी सॉलिड फूड लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी, सूप्स, दलिया, ऐसी चीजें होंगी। और जो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, स्पाइसी, जंक फूड, अवॉइड दिस ऑल फूड्स। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, फ्लेयर अप करते हैं इसको, टॉन्सिल्स को। अगर बहुत ज्यादा हम ठंडा खट्टा लेते हैं, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों के केसेस में चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ओके, कुछ घर के नुस्खे भी काम करते हैं इसमें? यस मैम, ये तो हमारा शुरुआत से ही चलता आ रहा है। हम इंडियंस हैं, तो हमारे ग्रैंड मदर के नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इनिशियल स्टेज में। जैसे कि हमने भी देखा है हमारे बचपन में, अगर हमें टॉन्सिल्स हो गया, जब थोड़ा सा गला खराब हो गया, तो हमारी मम्मी सबसे पहले हल्दी वाला दूध देंगी, या फिर तुलसी अदरक वाली चाय देंगे हमें, और प्लस थोड़ा सा गुनगुने पानी में हनी डाल के दे देंगी, और बोलेंगे कि गार्गल्स कर लो। इनिशियल स्टेज में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर आपके टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू मस्ट कंसल्ट विद द होम्योपैथिक डॉक्टर और एनी डॉक्टर। आई रिकमेंड होम्योपैथिक डॉक्टर बिकॉज होम्योपैथी इज सेफ। ये बात तो सही है आपकी, बिल्कुल। और बच्चे खुश लेने होके में खाते भी भी हैं। देने में भी। यस, मीठी गोलियां खानी है उनको, दे कम टू अस की बस मीठी गोलियां खानी है। ये कुछ हम उनको ड्रॉप्स भी नहीं देते हुए, बोलते हैं जी हमें मीठी गोलियां दे दो, हम मीठी गोलियां ही खाएंगे। हाँ, और पेरेंट्स भी हाँ, बोलते हैं डॉक्टर साहब इनको बट मीठी गोलियां दे देना, ये वही खाएंगे। ये दूसरे डॉक्टर के पास जाते नहीं, जाते ही रोने लग जाते हैं कि अब इंजेक्शन लगेगा और कड़वी दवाई मिलेगी। हम तो बिल्कुल। बहुत ही प्यारा ट्रीटमेंट देते हैं, विदाउट टचिंग द पेशेंट हम उनको मीठी गोलियां देते हैं, तो वो बहुत फील करते हैं हैप्पी कि चलो मीठी गोली वाली आंटी के सेफ पास जाना। सेफ फीलिंग आती है यस, बच्चों को। हाँ, तो हम हैं भी तो उनके मीठी गोली वाले डॉक्टर ना। यस एग्जैक्टली। हमें हमें जो हम मैसेंजर्स हैं गॉड के, हमें गॉड ने इसीलिए भेजा है। हमारे डॉक्टर हैनिमन ने यही तो बोला है, वी आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। यस। कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताइए जो टॉन्सिलाइटिस में हम लोग जनरली अपने पेशेंट्स को देते हैं, बट मैं चाहूंगी कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेडिसिन को विदाउट कंसल्टेशन नहीं लें। सिर्फ ये एक जनरल नॉलेज के लिए हम लोग मेडिसिन जो है वो आपको बताते हैं, तो बेटर है कि अपने नियर बाय होम्योपैथ से या हमें मैसेज करके पूछ लें कि लेना है या नहीं लेना है, बिकॉज होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड है। तो चलिए डॉक्टर साहब बताइए कुछ मेडिसिन के बारे में। डॉक्टर सोनी, जैसे हमारी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं ये टॉन्सिलाइटिस को कवर अप करने के लिए। कुछ 4-5 दवाइयां तो ऐसी हैं वो हमारे 80% केसेस को कवर कर लेती हैं। जब भी कोई टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट आता है हमारे पास, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सबसे पहले मैं उसको टुबरक्लाइनम 1 mg की डोज देती हूँ, सिंगल डोज। क्रॉनिक केसेस में तो मिरेकलस रिजल्ट है इसके। और उसके बाद हमारी जो कॉमन रेमेडीज हैं, जैसे कि ब्राइटाकाब हो गया, बेलाडोना हो गई, हिपरसल्फ और फाइटोलैका और मर्कसोल, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो 80% केसेस को कवर करती हैं। पर हमारी होम्योपैथी के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है जो, उसके अकॉर्डिंगली हम जो एक दवाई है वो सारे पेशेंट के लिए नहीं होती। बिल्कुल। जैसे कि एलोपैथिक में पैरासीटामोल है, सबको दे दी बुखार में, लेकिन हमारे पास ऐसा पैरासीटामोल नहीं है। हमारे लिए हर एक पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट है, उसके लिए एक अलग दवाई है, अलग रेमेडी है। लेकिन जो जो मैंने दवाइयां बताई हैं ये 80% केसेस को कवर करती हैं। बाकी हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है होम्योपैथिक में, जिससे जो पेशेंट की जो डिजीज है वो बिल्कुल ही एरेडिकेट हो जाती है। या सही कहा। वाइटल फोर्स बिल्कुल ही सेंटर में लानी है, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पेशेंट के अभी सिम्टम जैसे देके। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करी, इसके अलावा रेमेडी सिलेक्शन के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स और देखते हो पेशेंट में, क्या क्या सिम्टम्स और देखते हो?
जैसे पेशेंट आता है, सबसे पहले उसका मेंटल स्टेट, उसका बिहेवियर, उसका सिटिंग पोस्चर, उसका बोलने का तरीका, उसका रिएक्शन कि कैसे बैठ रहा है, वो कैसे हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, दीज ऑल आर अंडर मेंटल स्टेट। और उसकी मोडेलिटीज हम कंसिडर करते हैं, एग्रावेशन, एम्बलरेशन क्या है, उसको किस चीज से आराम मिल रहा है, जो उसकी डिजीज किस चीज से एग्रावेट हो रही है, बढ़ रही है, और उसकी थर्स्ट, स्वेटिंग, ये सब चीजें केस टेकिंग में लेते हैं। इसी से हमारी जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है वो बहुत बेस्ट होती है। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं, जो कि सिंगल डोज में हमें बहुत ही ज्यादा मिरेकलस रिजल्ट देती है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टॉन्सिलाइटिस है? क्या सिम्टम्स वगैरह रहते हैं पेन थ्रोट के अलावा? किसके अलावा? गले में पेन हो रहा है, हाँ, इसके अलावा? पहले तो पेशेंट आएगा कंप्लेंट्स के साथ कि उसको गले में दर्द है, हम्म, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा, हम्म, स्पेशली बच्चे वो रिफ्यूज करते हैं ड्रिंक्स को या खाने की चीजों को मना करते हैं। हम्म, और हम जो गले को चेक करते हैं तो देखे हैं कि टॉन्सिल्स रेड और इन्फ्लेम्ड है, और पेशेंट पेन बताता है। और कई बार पेन इतना होता है कि ना तो वो कुछ खा पाएगा, और पेन उसको रेडिएट करता है कान तक। और कई कई बार किसी पेशेंट में अगर ज्यादा इन्फेक्शन रहता है तो मुंह से फाउल स्मेल की भी कंप्लेंट आती है, कि उसको खुद के मुंह से स्मेल आती है, कंप्लेंट करता है पेशेंट। और साथ के साथ कई बार किसी किसी पेशेंट को फीवर के सिम्टम भी आ सकते हैं। और अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो किसी को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली जो होता है कि फीवर, गले में दर्द, और बाहर से भी हमें दिखता है कि उसके गले में सूजन है। तो टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट पे भी कोई फर्क है? यस मैम, सोर थ्रोट एक एक्यूट प्रॉब्लम हम कंसिडर कर सकते हैं। स्पेशली जो स्पीकर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर, उनमें सोर थ्रोट हो सकता है। जैसे टीचर्स हो गए या कोई ये हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, तो इनमें हॉर्सनेस की कंप्लेंट होती है कि सोरनेस ऑफ थ्रोट हो जाता है, जो कि पोल्यूशन की वजह से या ज्यादा वॉइस यूज करने की वजह से, तो उनमें हॉर्सनेस की कंप्लेंट होती है। ये जनरली एलर्जी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हम बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है। और जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, उनमें पेन है, पेशेंट स्पेशली कंप्लेंट करता है कि उसके गले में दर्द है साइड में। हाँ, ओके, एग्जैक्टली। पेन के साथ साथ स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी आती है यस, मुझे ना। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। यस। तो वैसे टॉन्सिलाइटिस का जब हमारे पास केस आता है तो उसमें रिकवरी कितने टाइम लेती है? देखिए मैम, अगर एक्यूट केस है तो 5 to 7 डेज में रिकवरी हो जाती है, ठीक है। और अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो काफी वीक हो चुकी होती है, वो काफी सारी एंटीबायोटिक लेके आते हैं। या तो हाँ, तो उनकी वाइटल फोर्स बिल्कुल ही डाइवर्ट हो चुकी होती है। उनको सेंटर में लाने के लिए हमें उनके सिम्टम लेने पड़ते हैं, और उनकी रेमेडी से सिलेक्शन की करने के में टाइम लगता है। और फिर धीरे धीरे जो हम अगर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, तभी उसका जो क्रॉनिक केस है वो रिकवर होता है। अच्छा, क्रॉनिक केसेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक्यूट केसेस कवर विद 5 to 5 7 to days। 7 days, यस। या। तो ये पेशेंट्स को क्या रूटीन कुछ फॉलो करना चाहिए, इनको अपना अभी दोबारा ना हो इनको प्रॉब्लम ऐसी? यस मैम, बिल्कुल। उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और बार बार, जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि बच्चों को ज्यादा होता है तो मुंह में हाथ नहीं डालें, अपने स्पून और वाटर बॉटल शेयर नहीं करें किसी के साथ, और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर ले लें। अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो गार्गल्स की तरफ ध्यान दें, कि बार बार आप मेडिसिन को अवॉइड करना चाहते हैं तो थोड़ा गार्गल्स अपना रेगुलर करते रहें। तो जो दादी माँ के नुस्खे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेमी सॉलिड फूड प्रेफर करें। अगर पेशेंट को ओके, साथ में कोई फीवर की कंप्लेंट है तो थोड़ा रेस्ट भी कर लें, ठीक है। और वॉइस का कम यूज करें। वॉइस, या लिमिटेड यूजेज यस। ऑफ वॉइस, यस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हाई हमारे को पिच सबसे नहीं पहले यूज बोलना करना पड़ता है। चाहिए। जैसे सिंगर्स हैं या कुछ पब्लिक स्पीकर्स हैं तो उनको हाई पिच यूज करते हैं,
उनको ये हाँ अवॉइड जी। करना चाहिए, ओके, क्योंकि वो वॉइस बॉक्स का यूज करेंगे तो नेचुरली टॉन्सिल्स पे भी इफेक्ट आएगा। इफेक्ट आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन बच्चों को बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, जहाँ रिकरेंस बहुत है, तो उनके लिए प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? मैम, जिन बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है उनको हम उनकी इसका मतलब उनको बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है। तो हम उनको इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं। हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन आते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए, तो उनको इन्फेक्शन हो ही नहीं बार बार। और बच्चों को बताएंगे कि आप अपने खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं। थोड़ा सा पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना पड़ता है। और उनको जो उनकी डाइट में है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, स्पाइसी चीजें ये अवॉइड करनी पड़ेंगी। जैसे रैफर्स हो गए, ये चिप्स हो गए, ये सब बंद करना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव जहाँ जहाँ आ जाते हैं उन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल, बिल्कुल, पैकेट्स हो गए जो, सॉसेस वगैरह, मेयोनीज है, ये सब बिल्कुल चीजें। ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो टॉन्सिल्स को बिल्कुल। ट्रिगर करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें अवॉइड करेंगे तो पेशेंट काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है उसको। और साथ में होम्योपैथी लेगा तो 100% रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% वाला तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और या मैं यही चाहती हूँ कि दिस इसके इज बाद व्यूअर्स भी यही कहें कि हमने देखा टॉन्सिलाइटिस है नहीं तो है मैम, होम्योपैथी है। ये हमने प्रैक्टिस में देखा है। मैम जी हमने जी बिल्कुल। देखा है कि बिल्कुल। पेशेंट कहते हैं जी बस मैं लास्ट आपके पास आया हूँ, इसके बाद मुझे सर्जरी ही करानी है। हम्म हम पेशेंट को बोलते हैं नो नीड ऑफ सर्जरी। हम्म व्हाई अ मेरे पेशेंट, पास व्हाई नॉट अ, होम्योपैथी? यू कम बिल्कुल टू अस, अब आप नहीं जाओगे, हम हम्म उसको ऐसी दवाई देंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे के हम्म एक ही डोज देंगे, एक ही डोज विल बी से फाइन। फर्क पड़ जाता है। यस एग्जैक्टली। यस यस मैम। तो वो उसका ट्रस्ट भी बन जाता है। अभी होम्योपैथी तो एक मिरेकलस हाँ, है, और हमने उनको बिल्कुल। बोल रखा है भाई ये यहाँ मिरेकल ही होते हैं, हम मिरेकल ही करते हैं। हम्म। हम कोई संत बाबा नहीं है, लेकिन हम मिरेकल करते हैं। हाँ, हमारे एक डॉक्टर छोटी सी ने बात और पूछते हमें हैं। ऐसी ये पैथी में डाल दिया है, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन दी हैं जिसमें मिरेकल्स ही होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कई बार हमें भी नहीं लगता, ट्रस्ट नहीं होता कि ये पेशेंट ठीक कैसे हो गया। हमने इसको ऐसी दवाई दी थी, हम भी कई बार शॉक्ड हो जाते हैं कि ये पेशेंट ठीक हो गया। भाई हम, वाह, बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारी दवाई ने। तो हमने अपनी बिल्कुल प्रैक्टिस में सभी देखा है मैम ऐसे। मेडिसिन में हीलिंग पावर है। इतनी हीलिंग पावर है, बस जादू, जादू की पुड़िया, रामबाण औषधि। साइंटिफिक जादू की यस पुड़िया। यस, डेफिनेटली। तब जैसे कुछ लोग टॉन्सिलाइटिस को भी कोल्ड कफ की तरह बड़ा कॉमन समझ लेते हैं कि कुछ खाया था, गले में दर्द है, सूज गया है, ठीक हो जाएगा। तो क्या अगर टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लिया जाता तो ये अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में भी आगे जा सकता है? डेफिनेट मैम, अगर पेशेंट इसको अवॉइड करते हैं कि ऐसे गले में दर्द हो गया, तो जो हम्म बैक्टीरिया वायरस है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे और वो जाके लंग्स को इफेक्ट करेंगे, उसके ब्रोंकियल्स को इफेक्ट करेंगे, जिससे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, हम्म अस्थमा हो जाएगा, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म ठीक है ना, इसलिए इसको इनिशियल, ठीक है ना। हम्म। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि जितनी कंफ्यूजन्स हमारे व्यूअर्स को कभी रही होंगी तो वह सब दूर हो गई होंगी। बिल्कुल। मेरा तो कोई अब क्वेश्चन नहीं है। डॉक्टर समीक्षा, डॉक्टर सरन, अगर आपके पास है तो। नहीं, बहुत अच्छा, सारा ही कवर अप कर लिया है डॉक्टर डिम्पल ने, बहुत एंड अच्छे से पे एक्सप्लेन कर बहुत क्या दिया बोलना अच्छा है। चाहोगे इसके बारे में? यस बहुत। मैम। जैसे आपने होम्योपैथी को एक मिराकुलस, साइंटिफिक और मिराकुलस पैथी कहा है, हाँ जी। और भी कुछ बताओ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए। हमें तो मालूम है। मैम होम्योपैथी तो एक वरदान है हम्म, लोगों के लिए। जैसे हमने देखा है कई बार कैंसरस, ये टॉन्सिल से हटके है, जैसे कई बार कैंसरस पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम्म, तो हाँ, दे टोल्ड अस कि उन्होंने, उनकी जो लाइफ है वो 2 महीने की, 4 महीने की, यदि नो, उनके रिलेटिव्स आते हैं कि बट पेशेंट बहुत परेशान। हमारी पैथी में ऐसी दवाइयां हैं, अगर हम उनको, जैसे कोई पेशेंट आया, हमने उसको एक दवाई दे दी, तो पेशेंट ने जाना तो है ही। हम्म, हमें पता है कि उसकी 4th स्टेज है कैंसर की, अब उसका सर्वाइवल रेट नहीं है, तो हम उसको एक ऐसी दवाई देंगे जिससे पीसफुल जाएगा वो। देखो जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो बहुत ही परेशान होके, बहुत ही वर्स उनकी कंडीशन होती है, छोड़ते हैं। लेकिन हम होम्योपैथी से उनको जो दवाई देते हैं बहुत ही पीसफुल डेथ होती है, उसको जाना है लेकिन आराम से जाए। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया।
डॉक्टर डिम्पल मुझे लग रहा है उनका या तो कोई कॉल आया है या नेटवर्क इशू है कुछ। आ गए हैं, नेटवर्क इशू है। मैसेज नेटवर्क इशू ही है क्योंकि बीच बीच में उनकी आवाज आ रही है। हाँ, चलो वैसे तो ओवरऑल सारा कंप्लीट हो ही गया आज का बिल्कुल, टॉपिक। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा कुछ। एग्जैक्टली। क्वेश्चंस भी ऐसा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे, तो वेट उन्होंने बहुत करें। प्रिसाइजली आंसर दे दिया ना सबके, बहुत इजी हाँ, नहीं वही बात है, अंडरस्टैंडिंग। कंफ्यूजन दूर हो जाती है इजी आंसर से। या तो हम लाइव को करते हैं खत्म फिर, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। चलिए बस आज का इतना ही। डॉक्टर डिम्पल लास्ट में कुछ कह नहीं पाए हैं, नेटवर्क हाँ इशू जी, चल रहा है। उनका किसी के कोई network भी issue। क्वेश्चन हो तो ये लाइव हम पोस्ट करेंगे, तो आप उसमें दे सकते हैं। कोई भी डॉक्टर आपके आंसर देने के लिए हमेशा रेडी है। तो चलिए, आसुमपति की तरफ से आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर Thank you very डिम्पल, much. आपका आने का हाँ, भी। बिल्कुल डॉक्टर डिम्पल, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। या हाँ, चलिए Okay. मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।